अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, 806 अब तक एक दिन में रिपोर्ट होने वाली सबसे बड़ी तादाद है ये कोरोना पॉजिटिव अफराद की, और 26 अफराद जान से गए हैं, जो कि अब तक एक दिन में फौत होने वाले, वफात पाने वाले अफराद की सबसे बड़ी तादाद है। बिल्कुल शफात, जो सूरत हाल है वो नहायत तशवीशनाक होती जा रही है। और इसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो लॉकडाउन की, बिल्कुल जहाँ लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो लोगों ने बिल्कुल उसकी पासदारी भी नहीं करे। अभी ऑफिस आते हुए सदर के एरिया से मेरे गुजरने का इतफाक हुआ, वहाँ पर लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हुए और एक दुकान के बाहर 5-5, 6-6 लोग खड़े हुए हैं शफात, जहाँ ना उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए, ना उन्होंने मुँह पे मास्क पहने हुए, वो बात कर रहे हैं। और मैं सोची थी खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से किसी को कोरोना अगर लगता है तो ये पूरा सदर का इलाका, अभी तो ताजिर रो रहे हैं जी कि हम नुकसान में हैं, तो फिर आगे क्या होगा? बहुत कुछ है जी, इस हवाले से ज़रा डिटेल डिस्कशन रखेंगे। एक अहम मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि टेस्ट की तादाद में सुबह सिंध में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी सूबों में कुछ ऐसा खातिर खा इजाफा नहीं, बल्कि उल्टा कमी हो रही है। ज़रा उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है जी शो में, मगर क्या करते हैं हम यूजुअली सबसे पहले पास होती हैं टॉप स्टोरीज। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस का मकामी तौर पर तेजी से फैलाव देखने में आ रहा है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 806 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में जो अमवात की कुल तादाद है वो मजमूई तौर पर 327 हो गई है। सूबों के हिसाब से बात करें तो पंजाब में 8,527 और सिंध में 5,291 मरीज अब तक सामने आए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915, गिलगित बिल्तिस्तान में 330, इस्लामाबाद में 297 और आज़ाद कश्मीर में 65 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि केसेस ज़्यादा होने की वजह से की वजह जो है वो ज़्यादा टेस्टिंग है, हम टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। क्या कहा मुराद अली शाह साहब ने, आपको सुनवाते हैं। आज जो केसेस आए 404, ये आज तक आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं और इसकी एक वजह ये भी है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। शहर कराची में टोटल 332 लोग कोरोना के मर्ज़ में पॉजिटिव आए हैं कल की तारीख़ में। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वबा से, उनकी टोटल तादाद 100 हो गई। आज टोटल क्योर होने वाले की तादाद 1,169 है। हमारी टेस्टिंग की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। कल हमने 4,000 क्रॉस किया था, आज 3,729 टेस्ट हमने किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे कोशिश होगी कि टेस्ट की तादाद और बढ़ाई जाए। कुछ हमने कारोबार, इंडस्ट्रीज़ खोल दिए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग खोल दी है, लोग बाहर निकल रहे हैं। सबसे ये दरख्वास्त है कि सारी एहतियाती तदाबीर आप लें। मुझे इसी दौरान एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एदी का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया है। फैसल एदी ने, आपको याद होगा, 27 अप्रैल को पिम्स अस्पताल में दोबारा टेस्ट कराया था, जिसके रिजल्ट अब फिर से पॉजिटिव आए हैं शफात। और जैसे हम डे 1 से लोगों को मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, घरों में रहें, मेल जोल मत रखें, फिजिकल डिस्टेंस पे रहें, क्योंकि ये जो वायरस है ये ना कोई उम्र देख रहा है, ना कोई ज़ात देख रहा है, ना कोई स्टेटस देख रहा है, बल्कि ये हर तरफ फैल रहा है। हर तरफ फैल रहा है। इमरान इस्माइल साहब जो कि गवर्नर सिंध है वो कोविड पॉजिटिव हुए। फिर इसी तरह थरपारकर के मेरे ख्याल में राना हमीर सिंह भी, रुकन सिंध असम्बली, वो कोरोना का शिकार हुए। फिर खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो रुकन कौमी असम्बली जनाब मुनीर खान साहब वो कोविड पॉजिटिव हैं। और न सिर्फ ये तो वो लोग हैं जो कि चले हम निस्बतन ज़रा उम्र रसीदा कह सकते हैं हम इन्हें, या अपने 50 से ऊपर के हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो मुशीर बल्दियात हैं जनाब कामरान बंगश साहब, वो कोविड पॉजिटिव निकले। तो बिल्कुल, उसका देखें सईद गनी साहब, उनका कोविड-19 पॉजिटिव निकले। हमने फैसल एदी साहब की बात की, वो भी कोविड-19 पॉजिटिव निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवने खुसूसी कामरान बंगश साहब, उनका भी जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। खुद अगर हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के वाले से बात करें तो उनके बहनोई मेहदी शाह का, उनके भी कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हुआ। तो ये जो मर्ज है ये बढ़ता जा रहा है, ये जो वायरस है हर जगह अपने पंजे गाड़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान को छोड़ के अगर हम बाहर बात करें तो आपने जस्टिन ट्रूडो की वाइफ को उनका
कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। अगर हम लंदन उसके यूके की बात करें तो वहाँ पर प्रिंस चार्ल्स का जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। फिर उनके बोरिस जॉनसन का टेस्ट पॉजिटिव आया था। ही वाज वेरी अनवेल, उसके बाद वो वेंटिलेटर पे भी रहे हैं, फिर वो वापस भी आ गए और अपने दोबारा से ऑफिस रिज्यूम भी कर लिया है। ये फैलता चला जा रहा है, चाहे जितनी भी इसकी एहतियात करें। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग भी इस हवाले से एहतियात करें, क्योंकि जब ऐसे लोग जिनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कि उनके पास अच्छे सैनिटाइजर्स मौजूद हैं, उनके पास अच्छे हैंड सोप्स भी मौजूद हैं, अगर वो कोविड-19 का शिकार होते जा रहे हैं तो ये आम लोगों में कितने ज़्यादा चांसेस हैं? तो जनाब ये सूरत हाल है सामने, और आप देख रहे हैं कि अब सूरत हाल क्योंकि ये लोकल स्प्रेड इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब्दुल रशीद साहब जैसे मेंबर सिंध असम्बली हैं, उनके घर में केसेस पॉजिटिव आए, खुद वो पॉजिटिव हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अब हर शख्स को, अगर पहले वो मिसाल के तौर पे 5 एहतियात कर रहा था, तो अब उसे 10 एहतियात करने की ज़रूरत है या 15 एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपनी फिजिकल इंटरेक्शन का, अपने मेल जोल को रिस्ट्रिक्ट करना है और अपने आप को महदूद करना है। बिल्कुल शफात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अभी कोरोना की पाकिस्तान में पीक आना बाकी है। उसके बावजूद बार बार हम इस हवाले से बात करें, बड़े वैसे खूबसूरत इस्तेलाह इस्तेमाल किया आपने कि मई के आखिर में ईद भी आ रही है और कोरोना की भी ईद आ रही है, बिकॉज दैट विल बी द पीक। एग्जैक्टली, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग अब बिल्कुल लॉकडाउन को लेकर कितना लोगों के अंदर से जो खौफ है वो निकलता जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर बिल्कुल नजरअंदाज कर दी है। और जैसे शफात में भी आपको बता रही थी कि ऑफिस आते हुए सदर के इलाके में जो सबसे मसरूफ तरीन इलाका है, वहाँ पे क्योंकि शटर डाउन जो है वो बिजनेस शुरू हो चुका हुआ है, वहाँ पे दुकानदार शटर डाउन करके अंदर बैठे हुए हैं, ग्राहक भी अंदर हैं, और बाकी के 5-6 ग्राहक हर दुकान के बाहर 5-6 ग्राहक बाहर खड़े हुए हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, ना मुंह पे मास्क है, ना हाथों पे ग्लव्स है, कोई एहतियाती तदाबीर अपनाए हुए वो नजर नहीं आ रहे। और वही बात, अगर इस हब में ये वायरस फैलता है तो फिर ये बूम की तरह पूरे कराची में फैलेगा। अली हसन इस हवाले से मैं आगाह कर रहे हैं। जी अली, बताइएगा। बहुत अफसोस की बात है कि अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये बताएं कि क्या ये सच में कोरोना सच्ची बात है, मतलब ये वाकई एग्जिस्ट करता है। और मुसलसल मीडिया इस हवाले से बात कर रहा है, हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन समहाउ लोगों को अभी भी लग रहा है कि नहीं जी ये भी अफवाहें बनी हैं जी। बिल्कुल जी, आंखों देखी लोग ज़्यादा यकीन करना पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब आप आंखों देखी पे यकीन करना चाहते हैं तो तब तो बहुत देर हो चुकी होगी और तब शायद हालात हमारे काबू से बाहर। हमारी जंग एक ऐसे वायरस है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा। एक्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं और बलूचिस्तान का रुख करते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के लिए सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है और अब से गिरफ्तार अफराद को करंतना मराकज़ मुंतकिल कर दिया जाएगा। कोयटा का अगर हम आपको बताएं तो कोयटा में अब तक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी 2500 से ज़ायद दुकानें भी सील की जा चुकी हैं। सूबा इंतजामिया ने यह खबरदार किया है और कहा है कि अगर अवाम ने ताउन ना किया तो सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। लॉकडाउन में ज़रूरत के तहत बाहर निकलने वालों के लिए मुंह ढांपना लाजमी है। विफाक की जानिब से मुल्क भर में नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक इजाफे के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सूबे में लॉकडाउन में 5 मई तक तोसी की है, लेकिन इस दौरान बहुत से अफराद ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान लियाकत शहबानी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। लियाकत साहब, ये बताइएगा कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को गिरफ्तार करके करंतना मराकज़ मुंतकिल करने का फैसला ये बड़ा यूनिक भी है, लेकिन साथ ही बड़ा सख्त भी है। क्यों नौबत आ रही है ऐसी? कुछ अरसे से जब हमने कुछ सेक्टर्स खोल दिए, उनमें रिलैक्स, वो सेक्टर हमने रिलैक्स किए, तो लोगों का एक जो माइंड सेट है वो भी रिलैक्स होना शुरू हो गया और लोगों ने शायद ये समझना शुरू कर दिया कि अब कोरोना का खदशा व ख़तरा जो है शायद वो टल गया है। तो इस बाबत जो है वो ये फैसला जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है लॉकडाउन का, इसको उन्होंने थोड़ा गैर संजीदा लेना शुरू कर दिया। तो फिर फ़ौरन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए। एक तो ये कि जो भी लॉकडाउन के जो SOPs है उसको वायलेट करेंगे तो उन्हें अरेस्ट करके कोयटा में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। और दूसरा ये कि हर वो शख्स बग़ैर से ज़रूरत अगर वो घर से बाहर निकलता भी है तब भी उसे मास्क पहनना या फिर मुफलर, शॉल, चादर, जो भी कपड़ा अवेलेबल हो उससे अपना मुंह और नाक ढांपना ये लाजमी होगा। और ये 18 अप्रैल को हमने फैसला किया। 3-4 दिन हमने अपीलें की, गुजारिशात की कि इन SOPs को लोग फॉलो करें। अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जो भी इन SOPs को वायलेट करेगा उन्हें भी गिरफ्तार करके क्वारंटाइन शिफ्ट करेंगे। और उसका एक ही मकसद है
कि कोरोना की रोकथाम को मुमकिन बनाया जाए। अच्छा, लियाकत साहब ये कहिएगा कि जैसे सूबे में कोरोना के जो केसेस है बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसी तरीके से अस्पतालों में जो कैपेसिटी है मेडिकल ट्रीटमेंट की वो भी बढ़ाई जा रही है? इस वक्त बलूचिस्तान भर में हमने 60 क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें 7,000 अफराद को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा 71 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें 1700 अफराद को हम रख सकते हैं। इसके अलावा कोयटा ही में 460 बेडेड हमारी जो आइसोलेशन फैसिलिटी है उस पर काम जारी है। तकरीबन 80% काम उस पर मुकम्मल हो चुका है। और उसके अलावा कोयटा ही के दश्त में एक 960 बेडेड मेडिकल कॉम्प्लेक्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसके तमाम इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, बेड, सामान वो हमने प्रोक्योर कर लिए हैं। और सेकंड फेज़ में इसमें मज़ीद 1000 बेड्स का हम इजाफा करेंगे, तो सिर्फ कोयटा ही में 4000 बेडेड हम आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और चमन बॉर्डर पे हम अलहदा से 600 कंटेनर्स NDMA के ताउन से वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए। इसी तरह तफ्तान में कंटेनर्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपने तय जितनी भी आइसोलेशन और क्वारंटाइन की जो फैसिलिटीज़ हैं हमने इस्टेब्लिश की हैं। और बवक्त ज़रूरत खुदा न ख्वास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल में जितने भी हमारे पब्लिक के जो ऑफिसेज हैं या स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, इवन जो होटल्स हैं, उन सब को जो है हम रेंट आउट करके अपने लोगों के लिए एज अ क्वारंटाइन सेंटर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आम खबर यहाँ शामिल करते चले। कोरोना वायरस के मुल्क भर में फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी मुतासिर हो रहे हैं। 24 घंटे में मुल्क भर में 39 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 17 डॉक्टर्स और 6 नर्सेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क के 16 अस्पताल मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, क्या डिटेल्स इस हवाले से मजीद? बिल्कुल, मुल्क भर में फ्रंट लाइन सोल्जर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है और नर्सेज हैं, उन पर भी कोरोना वायरस की वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 39 हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 डॉक्टर्स, 6 नर्सेज और 16 अस्पताल मुलाजमीन हैं जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है। 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के 6 डॉक्टर्स, 13 पैरामेडिक स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार बने हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में ही इस्लामाबाद का 1 अस्पताल मुलाजिम और खैबर पख्तूनख्वा के 8 डॉक्टर, 1 नर्स और 1 अस्पताल में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ 24 घंटों में पंजाब का 1 डॉक्टर, 5 नर्स, 1 अस्पताल मुलाजिम, सिंध के 2 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और एक अफसोसनाक खबर यह है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2 डॉक्टर शहीद हुए हैं और दोनों का ताल्लुक सूबा सिंध से है। ये एक बार फिर से बता दीजिएगा कि ये जो 2 डॉक्टर्स शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, ये कौन से अस्पतालों में थे, कहां से ताल्लुक है इनका? जी, इनका ताल्लुक सूबा सिंध से जाहिर किया गया है। जो रिपोर्ट शेयर की है कौमी डायरेक्टर की जानिब से वजारत कौमी सेहत के साथ, उसमें ये बताया गया है कि 24 घंटों में जो शहीद होने वाले दोनों डॉक्टर्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो सूबा सिंध से है। मुल्क में ताहाल 210 डॉक्टर, 67 यानी 67 नर्सें और 161 अस्पताल मुलाजमीन ताहाल कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और इन तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो तादाद है जो मुतासरा है वो 438 बनती है। 200 हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि स्टेशन में अपने घरों पर मौजूद हैं। 137 अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि ताहाल 94 हेल्थ प्रोफेशनल्स जिनमें नर्सेज, पैरामेडिक और डॉक्टर्स हैं जो कोरोना वायरस को शिकस्त देकर वो सेहतयाब हो चुके हैं। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में अब तक 58 डॉक्टर्स, खैबर पख्तूनख्वा में 50, सिंध के 34 और इस्लामाबाद के 16 डॉक्टर्स हैं जिनमें अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया जी। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। 24 घंटों के दौरान 39 हेल्थ वर्कर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और 24 घंटों में 2 डॉक्टर्स भी शहीद हुए हैं। कोविड-19 की वजह से तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 5730 हो गई है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि कोरोना के 1380 मरीज अब तक सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं। पंजाब में 75,000 से जायद अभी तक टेस्ट किए जा चुके हैं। लेवल 3 की 7 लैब्स जो हैं वो फ़ाल कर दी गई हैं। पंजाब अब रोज़ाना 4 से 5 हज़ार टेस्ट कर सकेगा। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से आप सुन रहे हैं
कि असद उमर साहब इस हवाले से दावे भी कर रहे हैं कि टेस्टिंग की सलाहियत को 20,000 तक ले जाया जाएगा। एनडीए में कह रही है कि हमारी सलाहियत 40,000 तक है, लेकिन सूबा पंजाब अभी तक पर डे टेस्ट जो है वो 2,000 से ज़्यादा नहीं कर सका, जिसकी वजह से अब ये जो दावा सामने आ रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, हेल्थ मिनिस्टर सूबा पंजाब का, कि अब टेस्टिंग की सलाहियत को 4 से 5,000 तक ले जाया जा सकेगा। दूसरी जानिब शफात, जैसे हमने देखा सिंध में जैसे जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है वैसे वैसे केसेस भी ज़्यादा बाहर आने लगे कोरोना के हवाले से, और पंजाब में भी अब टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि पंजाब से जो केसेस हैं वो कितने आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर आपके साथ भी शेयर करते चलें कि आलमी परवाज़ों की बंदिश के बायस सिविल एविएशन का खसारा 10 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद हो गया है। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अब्दुल सत्तार खोकर ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आलमी परवाज़ों की बहाली तक हर हफ्ते मजीद 2.5 अरब से जायद नुकसान का सामना है। दुनिया भर में 90% जहाज ग्राउंड हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब सिविल एविएशन को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें CAA को एरोनॉटिकल चार्जेस की मद में यौमिया 250 मिलियन रुपए का नुकसान का सामना है। CA की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर CA का खसारा 10 अरब रुपए 50 करोड़ से ज्यादा तजावुज कर गया है। यौमिया एक अंदाजे के मुताबिक 67 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। CA को नुकसान बैनुल-अक़वामी परवाजों की बंदिश की वजह से एरोनॉटिकल चार्जेस की मद में हुआ है। तकरीबन जो है ओवरफ्लाइंग जो होती थी उसमें 90% जहाज हमारे ऑपरेट होते थे और फीकस जो है वो $1,000 इनके चार्जेस दिए जाते थे। 90% जहाज ग्राउंड हो गए हैं। ओवरफ्लाइंग जो है वो 22% कम 22% पर आ गई है। तो इस तरह से सिविल एविएशन की जानिब से ये खसारा सामने आया है और एविएशन डिवीजन की जानिब से ये भी बताया गया है कि ओवरफ्लाइंग की कमी और यौमिया 1,000 से ज्यादा परवाजें कम हो गई हैं। इस वजह से भी नुकसान हो रहा है। CA को आलमी परवाजों की बहाली तक मजीद 2.5 अरब रुपए से ज्यादा का हर हफ्ते नुकसान का सामना रहेगा। ये कहना है अब्दुल सत्तार खोकर का, जो सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन है। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये आलमी परवाजों की बंदिश रहेगी तो उसका खसारा बढ़ता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने का। और जैसे कि हम अभी काफ़ी अरसे से अब लॉकडाउन है तो हम यही बात कर रहे थे, लॉकडाउन में एक काम अच्छा हुआ है कि कम से कम क्राइम जो है वो कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल शफात, लेकिन अब बिल्कुल लगता है जो हम जो बात कर रहे थे उस बात को एक तरह से नज़र लगी हो। कराची में जो अब क्राइम है वो एकदम से फिर से बढ़ गया है। और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है शफात कि अब जो क्रिमिनल्स हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो आके काम कर रहे होते हैं, वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने इस क्राइम में। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नज़ीर से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या मामला है। नज़ीर, ये बताएगा कि ये तो डिफरेंट किस्म की नौयत के क्राइम्स होने लग गए जिसमें ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, क्राइम जितने भी कराची में थे, आज जैसे लॉकडाउन को समझे 38वां रोज़ है। शुरू में तो क्राइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था, लेकिन जब से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ है और उससे चंद रोज़ पहले से स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों में बिलखुसूस इजाफा देखा गया है। और उसमें यह भी देखा गया है कि जिस तरह सुखन के इलाके में एक शहरी से 23 लाख रुपये छीन लिए गए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक शहरी को उसके घर के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया डकैती मज़ामत के दौरान। जबकि गुज़श्ता रोज़ ही एक ऐसा शहरी जो अपने घर में दाखिल हो रहा था उसके पीछे डकैत उसके अंदर घुस गए, घर के अंदर 17 मिनट तक घर के अंदर वारदात करते रहे। इसी तरह उसी इलाके में एक छोटे बच्चे को बीच में बिठाकर एक वारदात की गई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जब लॉकडाउन का वक्त शुरू हो जाता है, जैसे कि 5 बजे के बाद, तकरीबन 5 बजे के बाद की सारी वारदातें, क्योंकि सारा दिन पुलिस एहलकार तमाम नाकों पर रहते हैं और नाकों के दरमियान इस तरह की वारदातें बहुत कम देखने में आती है। स्ट्रीट क्राइम जिस तरह मोटरसाइकिल की चोरी है ये बढ़ गई है। मोटरसाइकिल के अलावा मोबाइल स्नैचिंग सबसे ज्यादा थी। मुझे मोबाइल स्नैचिंग कौन से अजला ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं रमजान मुबारक जब से शुरू हुआ है?
देखिए, सबसे ज़्यादा डकैती की जो वारदातें वो हम देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो गया, मलीर हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इसकी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर स्नैचिंग की वारदातें होती हैं, डिफेंस के अंदर जिस तरह का इलाका होता है एलीट क्लास है उसी नौयत के जराइम होते हैं। किसी जगह 2-2.5 लाख रुपए छीन जाते हैं, किसी जगह घर के अंदर घुस के डकैती हो रही है। लेकिन हमारे जो मुशाहिदे में बात आई है, जो लॉकडाउन का वक्त होता है उसके बाद ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, क्योंकि उस टाइम पे सड़क पर कोई होता नहीं है, इत्मीनान से ये जो डकैत है ये वारदातें करते हैं, पुलिस की नज़रों से बच के। पुलिस वाले सुबह से नाकों पे खड़े होते हैं, शाम तक उनकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है, नाकों पे भी नरमी हो जाती है, तो उसके बाद ये वारदातें होती हैं। जी सही। अच्छा नज़र, ये बताइएगा कि जैसे भी हमने बात की कि जो अब ये जो क्रिमिनल्स हैं ये अपने साथ अपनी वारदातों में बच्चों का इस्तेमाल करें, क्या ये बच्चे इनकी गैंग का हिस्सा हैं या फिर कई ऐसी भी इतलात भी आई है कि बच्चे अगवा करके उनको साथ अपनी वारदात में लेके जा रहे हैं? देखिए, मदिया हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो इस तरह के वारदातें जितनी भी देखने में आ रही है, ये कोई पहली मरतबा नहीं है। ख़वातीन को साथ बिठाकर मोटरसाइकिल पे वारदातें की जाती रही हैं, मियाँ बीवी वारदातें करते रहे, छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा के वारदातें करते रहे। जो बच्चा है वो देख रहा है कि उसके साथ जो उसका भाई, मामू, चाचा या वालिद ये जब जाकर किसी से असला निकाल कर चीज़ छीन रहा है, तो इतना छोटा बच्चा भी नहीं है, वो 9-10 साल का बच्चा है, उसको खुद समझ आना चाहिए कि वो अपने वालिद या अपने जिस रिश्तेदार के साथ भी ये वारदात कर रहा है, या हो सकता है इसका यही मतलब है कि ये बच्चे इनके साथ होते हैं, ये बच्चे इन्हीं के ही होते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पहला अब अशरा तकरीबन निस्फ पे आ गया है, बहुत सारी जगहों पे 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 7 रोज़ा तरावी का ख़त्म हो रहा होता है आजकल के दिनों में, हाफिल होती हैं, उसके हवाले से कोई इकदाम, हमने नोटिफिकेशन तो कल ब्रेक भी किया था कि पाबंदी लग गई है, लेकिन अब उन इज्तिमात के बारे में आपके पास क्या इतलात है? देखिए, हमारे पास ये इतलात हैं कि जितने भी ऐसे जो मजमे जहाँ पर भी मजमा लगने का खदशा हो या इज्तिमा का खदशा हो, शबीना हो या योम अली का इज्तिमा हो, इस तरह के जितने भी मामलात हैं इसके ऊपर हुकूमत सिंध की जानिब से बाकायदा पाबंदी आयद की गई है। पुलिस को सख्ती से पाबंद किया गया है कि किसी किस्म का भी इस तरह का इज्तिमा देखने में नहीं आना चाहिए। कोई भी शख्स अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मसाजिद के बाहर अभी भी नफरी मौजूद होती है और जितनी बड़ी जामा मसाजिद हैं उनके बाकायदा जितनी इंतजामिया उससे भी पुलिस राब्ते में होती है ताकि कोई इस तरह नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। जैसे कि माजी में देखने में आया था कि जुम्मे के रोज़ पुलिस और नमाजियों में आपस में मसला भी हुआ था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। मौजूद थे और रमज़ान मुबारक में जो भी बड़े इज्तिमात होते थे उन तमाम तर बड़े इज्तिमात पर पाबंदी है। यौम अली पे भी जुलूस से निकाला जाएगा और शबीना वारसत पे पाबंदी होगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। और कहते हैं ना मतलब खुशियाँ बाज़ होती हैं ऐसी कि वो मिलती हैं, लोगों के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसी वो खुशियाँ जो है ना आपसे छीन ली जाती हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बस पल दो पल की चीज़ थी और ये तो मतलब फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं जनाब स्कूल फीस के हवाले से। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही की। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून हो गए थे क्योंकि शपात देखा जाए जब 26 फरवरी से तमाम तर स्कूल जो हैं वो बंद हैं। उसके बावजूद जितने भी स्कूल्स हैं चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस लें या ना लें, वो स्कूल की जो फीस है वो पूरी ले रहे हैं। और उनसे कहा गया था कि जी अपने 80% के आप उसको स्कूल की फीस आप ले सकते हैं क्योंकि आपके अखराजात वैसे नहीं हो रहे जैसे आपके नॉर्मल रूटीन में होते थे, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। हुकूमत सिंध ने स्कूल फीस में 20% रियायत का नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया है। सरकारी वकील ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमती वकील ने अदालत को यह भी बताया है कि स्कूल फीस पर नए कानून बनाए हैं, ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर को भिजवा दिया गया है। इस पर अदालत ने ये डीजी स्कूल से कहा कि जब ऑर्डिनेंस अभी बना है तो फिर ये नोटिस आपने किस कानून के तहत निकाला था। इस पर जनाब वो नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर अदालत ने मजीद आगे रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आला कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो क्या कुएं में कूद जाएंगे, पहले इख्तियार नहीं था, अब मिल गया है, आइंदा ख्याल रखना। ये रिमार्क्स थे मुअज़्ज़ज़ अदालत के
इस हवाले से। अच्छा, इस पूरे मामले में हमें पंजाब गवर्नमेंट को इस हवाले से क्रेडिट देना चाहिए कि उनके गवर्नर पंजाब ने इस पर ऑर्डिनेंस जल्दी से पेश कर दिया था। अभी हमारे यहाँ क्योंकि अप्रूवल के लिए गवर्नर साहब के पास क्या हुआ है, वो जल्दी जैसे अप्रूव होता है, गवर्नर साहब ही सेल्फ क्वारंटीन क्योंकि ही इज़ कोविड-19 पॉजिटिव। सो हम उनकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं कि वो सेहतियाब भी हो जाएं और ये ऑर्डिनेंस जल्दी पास भी हो जाए ताकि पेरेंट एटलीस्ट कुछ तो सुकून का सांस ले शफात। Exactly. आगे बढ़ते हैं जनाब। कोरोना पर कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरों को रिहा करने और बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ सुनने की सिफारिश की है। कमेटी के अहम इजलास की सदारत सेनेटर शिबली फराज ने की, जबकि बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी FPCCI के सदर अंजुम निसार और इस्माइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच कर रहे थे। इस मौके पर अंजुम निसार का कहना था कि कारोबार बंद है, इसलिए गैस और बिजली के बिल वसूल ना किए जाएं। छोटे ताजर और दुकानदार भी शदीद माली बहरान का शिकार है, जिनकी माली मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताजरों ने कमेटी को अफगान ट्रांजिट रेट पर पाबंदी के खात्मे, स्टेट बैंक की तरफ से जारी मौजूदा शरह सूद के निफाज को फौरी यकीनी बनाने, लेन देन पर शनाख्ती कार्ड की शर्त के खात्मे और CNG सेक्टर पर टैक्स छूट की तजावीज़ भी दी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल ट्रेड एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को शाम रमज़ान को वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो आपकी मुलाकात हुई थी, इसमें ऐसे कौन कौन से अहम पॉइंट्स जो कि रेस किए गए थे आप लोगों की जानिब से? मुझे जरा आवाज कम आ रही है आपकी। अजमल साहब, अब सुन पा रहे हैं आप हमें? जरा सवाल दोहराएंगे, आवाज कम आ रही है। अजमल साहब, ये बताइएगा कि ताजरों की हुकूमती वफ्द से जो मुलाकात हुई है उसमें आप लोगों की जानिब से कौन कौन से अहम पॉइंट्स जो कि रेस किए गए वहाँ पर? देखिए, हमने गुजारिश की है कि ताजिर इस वक्त बड़ी मुश्किल में जा चुका है। ताजिर इस वक्त घरों को छोड़कर दुकानों के बाहर बैठा हुआ है पूरे मुल्क में, और इस इंतज़ार में है कि कब मैं शटर ऊपर करूं और मैं अपने घर के लिए चीज़ें लेकर जाऊं। हमने हुकूमत से सिफारिश की है, हुकूमत को तजावीज़ भी दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी में सारे लोग मौजूद थे और मुझे हैरानगी हुई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत कर रही है और वो और जोर दे रही है कि सख्त लॉकडाउन किया जाए। देखिए, हमें कोरोना का ज़रूर मुकाबला करना है, लेकिन हमने रोना का भी मुकाबला करना है। हमारे पास इस वक्त ये ताजर बरादरी बहुत मुश्किल में जा चुकी है। मजदूर को राशन मिल चुका है, मजदूर की इमदाद हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन दुकानदार का काम बंद है। अब ये ना तो हाथ फैला सकते हैं और ना हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ को मिला है कि रिलीफ पैकेज मिल जाता, फिर भी ये मुतमईन हो जाता। अभी तक कोई रिलीफ पैकेज नहीं आया। एक आया है कि बिजली के जो 3 माह के बिल होंगे मई जून जुलाई के, वो गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन इस वक्त इसका मसला ये है कि इसको घर का सामान ले जाना है, घर की खरीदारी के लिए इसके पास कोई पैसे नहीं है। तो हमने हुकूमत से गुजारिश की है कि हफ्ते में 4 दिन लॉकडाउन को नरमी कर दे। फिलहाल 4 दिन के लिए खोल दे, अगले हफ्ते में 5 दिन के लिए खोल दे। अगर हुकूमत को ये खदशा है कि रश हो जाएगा तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। इस वक्त जो खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली हैं उन पर कोई रश नहीं। हम उम्मीद करते हैं अजमल बलोच साहब कि इस मामले फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। अहम खबर यहाँ शामिल करते हैं, 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत पर 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश सामने आई है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और खजाना को समरी अरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ इस समरी में दी गई है। अंजुम वहाब हमारे साथ इस हवाले से मौजूद है। जी अंजुम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश की गई है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को समरी अरसाल कर दी है और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर की कमी की तजवीज़ है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 33 रुपए 94 पैसे कमी की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कम करने के लिए लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ भेजी गई है और ये तमाम तजावीज़ भेज दी गई हैं और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी और 1 मई से इन कीमतों का इतलाक़ होगा। अब किस हद तक कीमतों में कमी की जाती है, तजावीज़ तो भेज दी गई हैं। अब हुकूमत ने तय करना है, वज़ीर आज़म ने तय करना है कि अवाम को किस कदर फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि बैन अवी मार्केट में तो तेल की कीमतें अमेरिका में तो 0 तक जा चुकी थी और दीगर भी जो ब्रेनेट ऑयल और दीगर है वो भी $13 फी बैरल तक छू गई और बाद जगह पर $10 फी बैरल पर भी आई थी। इस सूरत हाल में आवाम को
ये सहूलत देना अब आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत ये सहूलत दे ताकि दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी तो ज़राए आमदरफ्त में भी कम होगी और उसकी वजह से ज़राए जो अशिया खुर्दनोश है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। जी अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें मट्टी का तेल 44 रुपए फी लीटर सस्ता करने की बात की जा रही है, पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए का जंप और डीजल की कीमत में तकरीबन 33 रुपए का जंप एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अंजुम, आपको क्या लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन काबीना से वजीर आजम का अप्रूवल ले लेगा? नोटिफिकेशन के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि नोटिफिकेशन हमेशा जाते हैं और जो भेजे जाते हैं उस पर अमल दरामद तो अभी तक 100% तक नहीं देखा गया है। तो ये तजावीज़ तो दे दी गई हैं। अब वज़ीर आज़म जिस तरह इस कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, स्टेट बैंक के जरिए मुलाजमिन को ना निकालने के लिए आजिरों को मुख्तलिफ रीफाइनेंस स्कीमों के लिए कहा गया, अरबों रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए जिसमें 7 प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख अफराद को 12,000 रुपये देने का ऐलान किया गया और दिए भी जा रहे हैं। इस तरह तो वज़ीर आज़म की जानिब से तो बहुत अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं। अब ये पैकेज अगर आ जाता है तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि ज़राए आमदरफ्त सस्ते होंगे तो अशिया खुर्दनोश लामहला सस्ती होंगी और इसमें सूबाई हुकूमतों को खास तौर पे प्राइस कंट्रोल करने पड़ेंगे अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। एक बार फिर बताते चले कि 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में 44 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश सामने आई है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और खजाना को समरी इरसाल कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ की थी। वजीर खजाना हफीज शेख ने गुज़िश्ता रोज़ बात करते हुए मीडिया से बात करते हुए बताया था कि 1 मई से वो पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। माहिर मईशत खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुरम, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे की कमी की तजवीज़ दी गई है। क्या लगता है आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? देखिए, तजवीज़ मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ओगरा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और वो बेसिकली जो है प्राइसेस मार्केट प्राइसेस को लेती है और हमारे यहाँ कुछ मैकेनिक्स इस तरह से होते हैं कि पिछले 1 से 1.5 महीने की प्राइसेस का एवरेज लिया जाता है, यानी कि 1 से 1.5 महीने की जो प्राइसेस रही होंगी उसका क्या एवरेज बनता है। उस हिसाब से देखें, हमारी भी एक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से 24 रुपए जो है वो पेट्रोल में कमी की जा सकती है और 30 रुपए डीजल में की जा सकती है और तकरीबन इसी के अराउंड ओगरा ने भी जो है यही नंबर दिए हैं। 20 रुपए तकरीबन कोई मेरे ख्याल में पेट्रोल पे कमी की बात हो रही है और 30 से 35 रुपए के बीच में डीजल पे बात हो रही है। और देखिए, अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसको टेकअप करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछली मरतबा भी इसका हाफ जो है पास ऑन किया था और अभी भी लगता ये है कि शायद गवर्नमेंट फुल पास ऑन ना करे लेकिन एटलीस्ट हाफ भी कर देती है, उससे महंगाई में कमी वाकई होगी। मैं आपको थोड़ा सा नंबर आपसे शेयर करता हूँ कि महंगाई की जो बास्केट है उसके अंदर जो ये पेट्रोल, डीजल और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब के जो प्राइसेस जो इम्पैक्ट होती हैं उसका तकरीबन 10% हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अगर 20% जो है डिक्लाइन जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में आता है 20%, तो उसका तकरीबन 2% जो है वो इन्फ्लेशन में कमी होनी चाहिए, यानी कि 10% इन्फ्लेशन है तो 8% पे जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन जो है वो उसमें 2% तक की कमी देखी जा सकती है अगर पेट्रोलियम मसनूआत में 20% कमी हो। आबिद सुलैरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर आबिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप इन सिफारिशात को और क्या लगता है आपको कि इन सिफारिशात की रोशनी में कितनी कमी मुतवक्के है पेट्रोलियम मसनूआत में? ये यकीनी तौर पर एक प्रेडिक्टेड मूव थी। आज जब आप देखें कि जो अमेरिकन टैक्सेस और ब्रेंट की कीमतें हैं उनमें 20 से 25% जो है इस वक्त कमी आ चुकी है और तकरीबन यही कमी जो है इस वक्त पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट की जा रही है। ओगरा की जो और कल हफीज शेख साहब ने एक निजी टीवी चैनल को से गुफ्तगू करते हुए ऑलरेडी इस बात का हिंट दिया है कि 1 मई से पेट्रोलियम की कीमतें जो है उनमें कमी होगी। तो यकीनी तौर पर ओगरा की जो सिफारिश था पॉजिटिवली देखा जा रहा होगा और मैं समझता हूं कि इस वक्त आवाम को 20 से 25 रुपए लीटर जो है पेट्रोल और डीजल। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। आपको क्या लगता है कि अगर जो कमी इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में देखी जा रही है उसके बाद बिजली के बिलों में कितना इम्पैक्ट मुतवक्के है? देखिए, अगेन बिजली के जो बिल होंगे उनमें नेपरा जो है वो
पूरी बास्केट को देखेगी कि कौन कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ है और उसमें फ्यूल सरचार्जेस एडजस्टमेंट की शक्ल में रिलीफ जो है वो मिलेगा। और ये कितने % रिलीफ मिलता है ये डिपेंड करता है कि हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं उनमें कितनी कमी जो है ये होती है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑलरेडी हमने हल्की फुल्की कोशिश की है, हमने उसको रिलीफ भी दिया है, चलाया भी जा रहा है उसको। 30 to 40% इंडस्ट्री इस वक्त काम कर रही है। तो आपको लगता है कि इस वक्त कैपेसिटी है हमारे पास इस ये जो रिलीफ दिया गया है उस रिलीफ को एग्जीक्यूट करने की, उस रिलीफ को एक्सरसाइज करने की? देखिए, रज़ाक दाऊद साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑलरेडी ये इस बात की तरफ इशारा किया है कि 15 मई से वो जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है उनको काफी सारा रिलैक्स कर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट जो है उसको खोल दी जाएगी। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि एक्सपोर्टर हजरात जो है वो अपने ऑर्डर बुक करना शुरू कर दें क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जा रहा होगा। तो अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो यकीनी तौर पे ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि एनर्जी की प्राइसेस यहाँ पे लो हैं और जो कम्पिटिटिवनेस है इस वक्त पाकिस्तान की मसनूआत की, बांग्लादेश एक मेजर कम्पिटिटर है आपका टेक्सटाइल में। बांग्लादेश में क्योंकि इस वक्त ज्यादा बुरा इम्पैक्ट आया हुआ है तो यकीनन अगर पाकिस्तान जो है अपनी एक बड़ा अहम मामला है इन्फ्लेशन का रेट। इन्फ्लेशन में 2% तक तो तवक्को की जा सकती है। जैसे खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में 20% कमी हो जाए तो इन्फ्लेशन में 2% कमी हो सकती है। आपको लगता है कि इस मूव के बाद, इन कीमतों में कमी के बाद इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी? ये आ जानी चाहिए क्योंकि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की वजह से इन्फ्लेशन कम होगी बल्कि डिमांड जो है इस वक्त ऑलरेडी कर्टेल्ड है और उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में कमी जो है वो मतवक्को है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो अगला नतीजा होगा वो ये होगा कि स्टेट बैंक अपने बेस रेट में मज़ीद कमी कर रहा होगा नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में या उससे पहले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ, माहिर मईशत खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आवाम के लिए बिलाशुबा एक बहुत बड़े रिलीफ की तैयारी। बिल्कुल शफात, मईशत का पहिया तेज करने के लिए हुकूमत जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है। जब ये पेट्रोल की कीमतें इतनी कम हो जाएंगी तो उसके बाद जो अशिया खरनोश की जो कीमतें हैं वो भी कम होंगी। आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा इससे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। और हमने आपको एक रेसिपी जाने से पहले दिखाई, उम्मीद करते हैं ये आपके दस्तरखान की जीनत आज ज़रूर बनेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल जी, और इसके साथ ही अब हम जल्दी से चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब क्योंकि आगे बहुत कुछ है हमारे पास जो हमने आपके साथ शेयर करना है। वज़ीर कानून फरूक नसीम कहते हैं कि मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नैब ऑर्डिनेंस मुसव्वदा जाली है, इस पर ताहाल काम शुरू ही नहीं किया गया। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के बकौल हुकूमत इस ऑपोजिशन में नहीं कि इस पोजीशन में नहीं कि नैब कानून को तब्दील करे, कवानीन पर नजर। जी तो अभी जी बिल्कुल ये है हमारे पास इस घंटे की, यानी कि जब हमारी शाम रमज़ान की सेकंड इनिंग्स शुरू होती है तो उसकी हमारी टॉप स्टोरीज अलग होती है। फर्स्ट इनिंग्स की हमारी पहले हमारी बैटिंग होती है, फिर हमारी बॉलिंग होती है, तो दोनों की हमारी जो टॉप स्टोरीज हैं वो इसलिए फ़र्क होता है। वैसे शफात, आज का दिन जो है, जो आर्ट लवर हैं वो लोग जो कि सिनेमा जो लोग फिल्म्स पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, जो लोग जो मज़ा है उसको पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ा सैड डे क्योंकि आज तक एक मुनव्वर ज़रीफ साहब उनकी आज 44वीं बरसी है। फिर आज एक और बड़ा लॉस जो कि इट्स नॉट पूरी दुनिया की जो फिल्म फ्रेटर्निटी उसके लिए एक लॉस है, वो है कि आज इरफान खान जो है उनकी डेथ होगी। आगे जाके उनके वाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी शफात आपके पास एक जी जनाब अहम खबर शामिल करते चलें। MD NTDC जफर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही अब आपको मज़ीद इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं उनसे भी आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं जनाब, और जो खबरें हैं हमारे पास ज़रा उनको देखते हैं और जो इस वक्त ख़बरें हैं उनको ज़रा नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब नैब ऑर्डिनेंस की। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने कहा है कि मीडिया पे शेयर किए जाने वाला मुसव्वदा जाली है।
नैब ऑर्डिनेंस पर मैंने ताहाल काम शुरू ही नहीं किया। उनका कहना है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सिर्फ मैंने ही काम करना है। पूरे का पूरा जाली नैब ऑर्डिनेंस तैयार करके मीडिया से शेयर कर दिया गया। मालूम नहीं कौन मीडिया को गुमराह कर रहा है। यकीनी तौर पर जाली खबर चलवाने के कोई मकासद होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चाहते हैं कि एहतसाब का अमल शफाफ हो। नैब पर लोगों को एतमाद होना चाहिए। ख्वाहिश है कि अपोजिशन को लेकर आगे बढ़ें। हम चाहते हैं जो एहतसाब का अमल है वो शफाफ हो और इस इदारे पर लोगों का एतमाद जो है वो होना चाहिए। हम ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड यकीनन लेना चाहेंगे। और देखिए, ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस ने बिल आखिर जाना है असेंबली में और इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनना है। तो इसके लिए ऑपोजिशन का ऑन बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नेशनल असेंबली में नहीं, इसको सेनेट ने भी पास करना है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम मिलकर उनको एतमाद में लेकर आगे बढ़ें और जो खामियां थी उनको दूर करें और एक शफाफ एहतसाब का निज़ाम इस मुल्क में राइज करें। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि नैब कानून को तब्दील कर दे। कवानीन पर नजरसानी की जा रही है। कोई मुसव्वदा फाइनल नहीं हुआ। वजीर कानून नैब ऑर्डिनेंस पर काम कर रहे हैं। तरमीम नैब की मुशावरत से होगी। हमारी जो हुकूमती एक कमेटी है उसका एक इजलास हो चुका है। उसमें उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर गुफ्तगू हुई जो पहले हमारा नैब ऑर्डिनेंस था, और उसमें यही तय पाया कि इसमें हम अपनी इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेंगे और अपोजिशन से दोबारा बात करेंगे और उनकी तजावीज़ भी लेंगे। लेकिन देखिए, तजावीज़ लेने का मतलब हरगिज़ ऐसे नहीं है कि आप नैब के कानून की पूरी शक्ल चेंज कर सकते हैं ऑर्डिनेंस में या अमेंडमेंट के तहत। उन तमाम को कंसिडर करेगी हुकूमती पार्टी और उसके बाद उस पर फैसला किया जाएगा कि हुकूमती ड्राफ्ट या मसवदा क्या होगा, और उसकी जिम्मेदारी वजारत कानून को दी गई है। आज जब ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई तो वजारत कानून की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई कि ये मसवदा दुरुस्त नहीं है और अभी कोई मसवदा फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसमें लॉ मिनिस्टर साहब की सरबराही में इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मसवदा नहीं है तैयार जो जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी सर्कुलेट कर रहे हैं। खबर शामिल करते चलें। DGISPR ने ट्वीट किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एडमिरल मोहम्मद शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल मोहम्मद शरीफ गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और मरहूम के अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। और अभी आपको बताएं कि बैरून मुल्क 3 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान आने वाले 105 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई है। CEO मियो अस्पताल डॉक्टर असद असलम ने ये बताया है कि सऊदी अरब से आए 35 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई है। दुबई से आने वाली 2 परवाज़ों के 70 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना मुस्बत आने वाले तमाम मुसाफिरों को एक्सप्रेस सेंटर क्वारंटीन में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि फ़्लाइट्स जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन की गई हैं, उन फ़्लाइट्स में से जो पाकिस्तानी आए हैं उनमें से 35 मुसाफिर 105 मुसाफिरों में टोटली जो है वो कोरोना की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 35 मुसाफिर ऐसे थे कि जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई थी। आगे बढ़ते हैं जी, और अब बात करते हैं जनाब के वफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते का वक्त देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कमीशन को वक्त देने पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद काबीना अरकान ने इंक्वायरी कमीशन को मजीद वक्त देने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स की जानिब से रिकॉर्ड की फराहमी और फॉरेंसिक ऑडिट में अदम ताउन और कोरोना रिपोर्ट की हतमी तश्कील में बड़ी रुकावटें करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बहुत सी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड अब भी मैनुअल और रजिस्टर पर है, जिसका हसूल और तस्दीक में कमीशन को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की बरामद का फैसला गलत करार देते हुए कहा गया है कि चीनी बरामद से कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी बरामद करने वालों ने सब्सिडी की रकम भी वसूल की और कीमत बढ़ने का फ़ायदा भी उठाया। अगर ओवरऑल इस हवाले से जो इम्पैक्ट जो इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है वो तकरीबन इन 3 अरब रुपए की सब्सिडी को जब उन्होंने यूटिलाइज किया है होर्डिंग के ज़रिए, तो वो तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए का इम्पैक्ट है जो इस रिपोर्ट में सामने आया है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, बहुत शुक्रिया अलीम खान साहब वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए
मजीद अब वक्त क्यों दिया गया है? क्या नताइज कुछ मुख्तलिफ हासिल करने की तवक्को है या ऑडिट में कुछ गड़बड़ है? देखें, जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो बड़ी जिम्मेदारी का काम है और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उसके ऊपर के जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी कौम जो है उसके ऊपर नज़र रखे हुए है और वज़ीर आज़म साहब का ये कौम से वादा है कि उन्होंने अपने हुकूमत में कोई ऐसा काम जिससे उनको लगे कि कहीं पे भी कोई अवाम का पैसा लूटा गया है या उसके साथ कोई बेईमानी हुई है, उसको हमने बेनकाब करना है। इसलिए अगर उसके अंदर उनको अपनी तजावीज़ देते हुए या इस पूरी इंक्वायरी करते हुए उनको किसी और टाइम की ज़रूरत थी या इंक्वायरी के अंदर उनको मज़ीद जो है वो शहादतें इकट्ठी करनी है या उनको कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इस पर उनको टाइम देना चाहिए। ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई उसकी जो रिपोर्ट है उसकी कोई नौयत जो है इससे तब्दील होगी। मेरा ख्याल में इससे बल्कि बेहतरी आएगी। कोई ना कोई उसमें जो कमी रह जाती या कोई और काम इनकम्प्लीट रह जाता उसको भी कंप्लीट किया। अच्छा, अलीम साहब ये कहेगा कि शहबाज शरीफ ने आटा और चीनी बहरान पर जारी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर को हुकूमत की मिलीभगत करार देते हुए कहा है कि काबीना ईसीसी और सब्सिडी की मंजूरी देने वाले इस बहरान को जिम्मेदार हैं। आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे इस पर? देखें, असूली तौर पे तो मेरे ख्याल में ये टाइम ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें ये पॉलिटिकल स्कोरिंग की ज़रूरत हो। मेरे ख्याल में शहबाज साहब को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो इन दौरान जब अब मुल्क बहुत बड़ी क्राइसिस में है और एक बहुत बड़ी जो वबा है उसकी वजह से हमारे ऊपर जो है इस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसमें हम सब ने बतौर कौम मिल के इससे ओहदा बरा होना है और हमने इसमें से निकलना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सियासत को इस वक्त बालाए ताक रखते हुए इस टाइम पे कम अज़ कम हम सारे मिल के पाकिस्तानी बन के इसके लिए कोशिश करें कि हम इसमें से निकलें और इसके जो मसाइल हैं वो हम सब के लिए साझे हैं। अगर इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो नीचे जाती है तो इस पूरे मुल्क के लिए जाएगी। इससे जो वज़ीर आज़म है वो वज़ीर आज़म PTI नहीं है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उनकी हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है। उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उसको उनके साथ मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ये जो मुश्किल वक्त है, क्राइसिस है, इससे हम सारे मिल के जो है वो निकलें। बाकी जहाँ तक इस की इन्वेस्टिगेशन है, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो वो रिपोर्ट जो है वो शहबाज साहब भी पढ़ लें और अगर उनको लगे कि उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो इनकम्प्लीट रह गई है तो उसकी निशानदेही ज़रूर करें। अगर उनको लगे कि कोई जो इसके अंदर कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर कोई ऐसा काम किया जिसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए और वो बच रहे हैं और उनको सज़ा नहीं मिल रही, उसकी निशानदेही भी ज़रूर करें, उनका वो हक़ है। लेकिन उससे पहले बोलना और उसके बारे में चीज़ों को खुद ही अपनी तरफ से बना के लगाना मेरे ख्याल में किसी तरह भी उनके शाया निशान नहीं है और उनको इससे अब करना सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा मेरे ख्याल में नपत वाला बड़ा बैलेंस्ड उनका आर्गुमेंट है कि अगर आपको रिपोर्ट पे के क्योंकि रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है तो रिपोर्ट की में अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो आप उसकी निशानदेही कर दें। एक्जैक्टली कि जब रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा, जो फिर आपको लगा तो फिर आप उस पर बात कर लीजिएगा। लेकिन शफात, पहले जैसे 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था और अब जो टाइम है वो बढ़ा के उसको 3 हफ्ते कर दिया गया है। पहले कहा जाए कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट आएगी, लेकिन करते करते डेट आगे चली गई है और अब यही कहीं ना कहीं शुबह जाहिर किया जा रहा है कि जो पहले जो मुख्तसर जो रिपोर्ट सामने आई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तफसीली रिपोर्ट आए तो उसके जो आउटकम्स हों वो समहाउ तफसीली रिपोर्ट से थोड़े बहुत डिफरेंट। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि रिपोर्ट का कंटेंट है क्या। रिपोर्ट जो आई है उसमें तो ये है कि जनाब ये कानून बनाया और इस कानून से इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब ज़ाहिर जब लोगों ने फ़ायदा उठाया तो उन्होंने कानूनी काम किया है, लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया क्या उन लोगों ने वो खुद से उठाया या उन्होंने हुकूमत को मजबूर किया कि वो सब्सिडी दे और ऐसी पॉलिसी दे, यानी इन्फ्लुएंस किया। ये वो चीज़ है जिसका ऑडिट होना है। साथ ही बहुत सारी चीनी ऐसी है जो कि दिखाई गई है कागजात में कि वो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की गई है, लेकिन दर हकीकत वो एक्सपोर्ट नहीं भी की गई। ये ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं कि जिन्होंने इस चीनी बहरान को क्रिएट किया, फैब्रिकेट किया और बाद में हुकूमत पे वो असरअंदाज भी हुए।
बिल्कुल जवाब आपने बिल्कुल सही बात की। खैर अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक के महीने में हमने बहुत डिफरेंट किस्म के पैकेजेस जो हैं वो आपके लिए तैयार किए हैं। अभी हम आगे जाके आपको फैसल मस्जिद के वाले से बताएंगे, लेकिन अभी चाइल्ड लाइफ के हवाले से भी जो उनके प्रोटेक्शन जी जनाब, आपको ये बताते चलें कि जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है मुख्तलिफ नौइयत के आपके सामने हमने स्टोरीज़ रखी हैं। बहुत आम मामला है क्योंकि ये महीना है दूसरों की खिदमत का, ये महीना है ईसार का, ये महीना है जज्बा ईसार का, कुर्बानी का। आपको सिर्फ इतना बताते चलें कि इस महीने में न सिर्फ ये कि हमने कुर्बानी की रवायत को बरकरार रखना है, बल्कि हमने अपने जो रवायात हैं, जो अपने हमारे पास कल्चर है, उससे भी जुड़े रहना है। बिल्कुल आपने बिल्कुल बात की। और इन तमाम सूरत हाल में शफात हमने ये बात भी याद रखनी है कि इस रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में कहीं आपसे किसी दूसरे को कोई अजियत ना पहुंचे, वो भी कोरोना की सूरत में। इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है और बिल्कुल आपने बेहतियाती किसी भी किस्म की नहीं करनी। जब घरों से बाहर निकले हाथ धो के निकलना है, जब घरों से घरों को वापस आएंगे तो प्रॉपर ख्याल रखेंगे। अभी आपको बताएं कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने सिंध और बलूचिस्तान के तमाम चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी रूम्स में कोविड-19 रिस्क असेसमेंट डेस्क कायम कर दिए हैं ताकि जो मरीज हैं इनमें इब्तदाई मरहले में अलामात को पहचानने और इन्हें महकमा सेहत के बनाए गए करंतना मराकज़ में भेजा जा सके। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के रिस्क असेसमेंट डेस्क से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे मरीजों का इलाज दूसरे मरीजों से अलग किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन डॉक्टर एहसन रब्बानी पहुंच रहे। डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सिंध और बलूचिस्तान में अभी तक आपने कितने रिस्क असेसमेंट डेस्क कायम किए हैं? चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 10 बड़े अस्पतालों में काम कर रहा है जो सक्खर से लेकर कोयटा तक फैले हुए हैं। तो इन तमाम अस्पतालों में 10 के 10 में हमने रिस्क असेसमेंट डेस्क लगाए हैं और इनका मकसद ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं जो शायद कोरोना सस्पेक्ट्स हैं उनको हम अलग से ट्रीट करें। और दूसरा ज़रूरत इस बात की है कि वो बच्चे जो नॉर्मल इमरजेंसी रूम में आ रहे हैं वो इन कोरोना सस्पेक्ट बच्चों से इन्फेक्शन ना पकड़े। और तीसरी वजह इन डेस्क की ये है कि जो हमारा स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी भी हिफाजत के लिए हमने ये रिस्क असेसमेंट डेस्क और आइसोलेशन एरियाज़ क्रिएट किए हैं। तो तमाम सरकारी टीचिंग अस्पताल सक्खर से लेके कोयटा तक, जिसमें 5 कराची में शामिल है, सब में पिछले 6 हफ्ते से रिस्क असेसमेंट डेस्क और सेंटर्स ये कहिएगा कि ये रिस्क असेसमेंट डेस्क पर क्या कुछ सहूलियात हैं जो फराहम की जाती हैं? इमरजेंसी रूम में जब आप बच्चे को लाते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि उसको स्क्रीन किया जाए। उस स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि बच्चे को अगर बुखार और खांसी है तो रिस्क असेसमेंट डेस्क पर उसे भेजते हैं। तो हमारे इमरजेंसी रूम में आने वाले तकरीबन 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको हम रिस्क असेसमेंट डेस्क पे ये भेजते हैं। रिस्क असेसमेंट डेस्क पर उनके वाइटल्स लिए जाते हैं जिसमें बुखार, उसके अलावा उनकी ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल, उनकी हार्ट बीट, कि पसली तो नहीं चल रही, नमूनिया के आसार तो नहीं है, वो देखा जाता है ताकि उसके बाद उनका इलाज आगे जाके आइसोलेशन रूम में किया जाए। क्योंकि इस बच्चे को अगर आप कोरोना के टेस्ट के लिए भेजेंगे भी तो उसके अलावा जो उसकी बाकी बीमारी है उसका भी तो इलाज करना है आइसोलेशन एरिया में। तो अब तक हम तकरीबन 1000 बच्चों का इस सिलसिले में इलाज कर चुके हैं और इसके लिए फिर फर्दर टेस्टिंग या आइसोलेशन के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि टेस्ट किया जाता है ये मुफ्त है या इसके कोई चार्जेस भी हैं? गवर्नमेंट के जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे हम काम करते हैं किसी भी चीज़ का कोई मुआवजा नहीं लिया जाता। तो ये टेस्ट जैसे सिविल अस्पताल है या किसी और अस्पताल जहाँ हम भेजते हैं तो लोगों से कोई पैसे नहीं लिए जाते। वैसे भी सरकारी अस्पताल में जो लोग आते हैं उनका ताल्लुक गरीब तबके से होता है। बल्कि कोरोना ने तो हमें इस दुनिया को दिखा दिया है कि ज़िंदगी मुक़द्दम है। ये मुक़द्दम इसलिए है कि बाज़ार बंद हैं, दफातर बंद हैं, मजहबी इज्तिमात बंद हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी बचानी है और ज़िंदगी का ताल्लुक सेहत से है। तो सेहत को सिर्फ एक हक नहीं होना चाहिए, सेहत एक हकीकत होनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपने सेहत के इदारों को मुस्तहकम करें, खुसूसन उन इदारों को जहाँ पे गरीब लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से मैं आगाही फराहम करने का। अब ज़रा रुख करते हैं पंजाब का, और हमने कुछ अर्से पहले इस हवाले से बात भी की थी कि स्मार्ट सैम्पलिंग जो है कोरोना टेस्ट की तादाद को बढ़ाने के लिए और मरीज़ों को बहुत बड़ी तादाद में चेक करने के लिए अब
ये इसके ऊपर पहले तो ज़रा सोच विचार किया जा रहा था, अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट सैम्पलिंग जो है शुरू कर दी है। स्मार्ट सैम्पलिंग से कम वसाइल में ज़्यादा टेस्ट करके मुश्तबा मरीजों को तलाश किया जा सकता है और वायरस की मुकामी मुंतकली के सिलसिले को तोड़ा जा सकता है। मसनूई ज़हानत के ज़रिए गूगल, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया ज़राए पर बीमारी और दवाई के ज़राए के बारे में इस्तेमाल के बारे में सर्च करने वालों को भी ट्रेस किया जाएगा। अब होता ये है इसमें कि चूंकि जो मेन चीज़ है वो है VTM, वो वेसल, वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके ज़रिए वायरस को ज़रा देखा जा सकता है और उसको वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वायरस ट्रांसफ़र मीडियम जो है वो VTM के अंदर आप एक स्वैब रखें, एक सैंपल रखें या 10 रखें, बात वही है। तो अगर हम इसी तरह एक VTM में 10-10 सैंपल्स या 5-5 सैंपल्स डालें तो हम एक VTM को यूटिलाइज कर सकते हैं ज्यादा लोगों को। मतलब एक ट्यूब को, एक टेस्ट ट्यूब में आपने स्वाब्स कितने रखने, ये एक टेक्निक है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब में वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि जो ये स्मार्ट सैम्पलिंग है इसके ज़रिए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम इस वक्त जो टेस्ट की तादाद हमारे पास लेट से पंजाब में 2000 है, अभी यास्मीन राशिद साहब ने ट्वीट किया कि वो 4000 तक ले जाएंगे, तो स्मार्ट टेस्टिंग के बदौलत हम उसको कहाँ तक ले जा सकेंगे? देखें, ये जो पूल सैम्पलिंग की हमने बात की थी आपके शो में भी और ARY के दीगर शो में भी, और ये आज से 1 महीना पहले बात हुई थी। जी। और उसके बाद बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे एजेंसीज़ ने और इवन बहुत सारी प्राइवेट लैब्स ने, शौकत खानम ने अडॉप्ट कर ली जब आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये बात हुई थी। इसमें यह है कि ज़ाहिर है हम एक रिसोर्स स्ट्रकन कंट्री हैं और ज़ाहिर है हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, मुल्क बहुत बड़ा है, हम 22 करोड़ लोगों की आबादी हैं। जो हमारे पास सैंपल होना चाहिए टेस्टिंग का मेयार जो दुनिया में सेट हो गया है वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन है। उसका मतलब है कि हमारे 22 लाख टेस्ट हों तो हम कुछ बता सकेंगे कि ये ट्रांसमिशन की चेन कहाँ तक जाएगी, जो जवाब लोग डेस्परेटली मांग रहे हैं, कब ये ख़त्म हो गया, कब ये अज़ाब में से निकल के अपनी नॉर्मल लाइफ बहाल होगी। इन चीज़ों का अभी जवाब देना मुमकिन नहीं, क्योंकि 1 लाख के करीब हमने टेस्ट किए हैं, विच इज़ नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। और ख़ासकर हमने रेंडमाइज टेस्टिंग की नहीं, पॉपुलेशन बेस्ड टेस्टिंग नहीं की। हमें ये पता नहीं है कि पॉपुलेशन के अंदर ये वबा कितनी मौजूद है। डेफिनेटली बहुत होगी मौजूद। अगर हम कापे टेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो फिर क्या लगता है कि हमारे एक दिन में कितना रेशियो बढ़ जाएगा? देखें, ये दिया डिपेंड करता है कि इस वक्त ट्रांसमिशन रेट क्या है। उस वक्त जब हमने ये कहा था कि 10-10 के पूल के सैम्पलिंग करें, कि यानी 10 को, जैसे अभी शफात ने कहा कि वो आप 10 के VTM वही यूज़ करें, वायरल ट्रांसफ़र मीडियम, लेकिन आप 10 स्वाब्स एक में कर दें तो 10 लोगों का एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल पूल हो जाएंगे। अब वो आपके पास 10 पूल्स अगर हैं तो आपके पास 100 पेशेंट का पूल है जो आपके 10 टेस्ट ट्यूब्स में है। आपने जब वो टेस्ट ट्यूब्स की तो उनमें से 8 टेस्ट ट्यूब नेगेटिव आ गई, वो आपने डिस्कार्ड कर दिया। जो 2 पॉजिटिव आई उनको आपने इंडिविजुअल पे टेस्टिंग कर ली। तो इस तरह आपकी कैपेसिटी एकदम 4 to 5 टाइम्स या 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। और लेकिन खुदा ना खास्ता ये वबा ऐसी सूरत हाल इख्तियार करती है कि जहाँ हम समझते हैं कि 20% पॉपुलेशन को हो चुका है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त थोड़ा सा फ़ायदा है, इससे पहले बहुत फ़ायदा था। जब यील्ड आ रही थी आपकी 100 में से 4 या 5, अब आपकी यील्ड आ रही है 100 में से 8 या 9। तो अब क्योंकि ट्रांसमिशन बढ़ रही है तो इस वक्त अभी भी इसका फ़ायदा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा बढ़ गई फिर हमें 7 में से करनी पड़ेगी, फिर 5 में से, फिर खुदा ना खास्ता अगर 100 में से 20 लोगों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसके बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि अभी जो ट्रांसमिशन है उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है तो जितना जल्दी इसको कर लिया जाए उतना बेहतर होगा लोगों के लिए। सही जी, आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मुईद यूसुफ इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। खुली हैं और
मैं आपको थोड़ी सी अब अपडेट दे दूं, हमारे जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं, हस्बे मामूल पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इतने तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हालांकि मुल्क से बाहर हैं और उनका हक है वापस आना। हमने 7,500 के करीब, 7,500 के करीब लोग इंशाअल्लाह अगले 10 दिनों में 1 मई से लेके 9 मई तक पाकिस्तान वापस आएंगे। हमने आपको शुरू में भी ये बताया था कि हम 2,000 के करीब हफ्ते में ला रहे थे लोग, और हमने 7,500 का वादा किया था और तकरीबन वहां हम पहुंच चुके हैं। अगले हफ्ते हमारा फोकस अभी भी गल्फ के ममालिक रहेगा, जहाँ पे हमारे हज़ारों लोग जो हैं वो मज़दूर नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको उन्होंने मजबूरी के तहत वापस जाने का कहा है, और वो लोग जो बिल्कुल लाचार हैं, तो उसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर, इन ममालिक पे हमारा अगले हफ्ते भी फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा सूडान, कीनिया, बरतानिया, इनसे भी हम पाकिस्तानी वापस लाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इसमें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको covid.gov.pk covid.gov.pk पे तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसमें कि हमारी बाहर जाने वाली परवाज़ों पे कोई मुमानियत नहीं है। इस पे बहुत से सवालात आए हैं। जहाँ जहाँ PIA की परवाज़ जा रही है आप जा सकते हैं। कतर एयरवेज़ की भी कुछ मखसूस परवाज़ें इस हफ्ते आई हैं, और अगले हफ्ते भी उनकी 5 परवाज़ें हैं जिन पे पाकिस्तानी बाहर जाने की उनको इजाज़त होगी। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ जो हमारी करंटीना की पॉलिसी है, क्योंकि इस पे बहुत सी बातचीत भी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू जारी है, जिस हवाले से हम आपको अपडेट आगे देते रहेंगे। अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। अभी आपको एक अहम दिन खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और इस राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म की गेट्स फाउंडेशन की हंगामी सूरत हाल पर सरगर्मियों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने $8 अरब के पैकेज के हवाले से भी बिल गेट्स को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने हंगामी सूरत हाल पर तावन जारी रखने पर इत्तफाक किया। अब ज़रा नज़र डालते हैं जनाब दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं और लॉकडाउन बरकरार है, लेकिन नए केसेस की तादाद और हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, कई मुल्कों में इक़्तिसादी सरगर्मियों पर भी पाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक हिकमत अमली की जा रही है। सऊदी वज़ीर वज़ारत हज व उम्रा ने हरमैन शरीफ आम नमाजियों के लिए खोलने की अब तैयारी कर ली है। बॉलीवुड अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 53 बरस थी। इरफान खान मुंबई के एक अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज थे। वो कैंसर से लड़ रहे थे और कैंसर से फाइनली वो अपनी बैटल हार गए। वो गुज़िश्ता बरस अपना इलाज करवाने के लिए UK भी गए थे, और उसके बाद अपना इलाज मुकम्मल करवा के मुंबई लौटे थे। फिर जब मुंबई वो वापस लौटे तो उन्होंने अपनी एक आखिरी फिल्म में भी काम किया। ये फिल्म अब सिनेमाघरों में भी कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ सकी। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते आपको बताते चले कि इरफान खान की वालिदा सईदा बेगम की भी राजस्थान में डेथ हो गई थी, लेकिन इरफान खान अपनी बीमारी की वजह से भी और लॉकडाउन की वजह से भी अपनी वालिदा का जनाजा अटेंड नहीं कर सके। इरफान खान के साथ एक बड़ी बेहतरीन फिल्म हिंदी मीडियम, जिसमें पाकिस्तानी बेहतरीन अदाकारा सबा कमर उनके साथ थी। सबा कमर से उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि इरफान खान रियल लाइफ में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन रियल लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम सबा, वेलकम टू शाम रमज़ान। आई एम श्योर बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा शौक है तमाम तो लोगों का जिन्होंने उनके साथ काम किया है। हेलो जी सबा जी, खैर मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अच्छा सबा, हम फिर से दोहरा देते हैं। इरफान खान, आपने उनके साथ हकीकी आपने फिल्म भी की है उनके साथ, और डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ शख्सियत थे वो, रवायती अदाकार भी नहीं थे। कुछ उनके बारे में बताइएगा। बहुत अच्छे अदाकार थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड दैट्स अ ह्यूज लॉस। यकीन मानिए मैं अभी तक शौक में हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ में भी हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूँगी तकलीफ। पर एक बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए।
बिल्कुल सबा, बहुत बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, ऐसा कि सारी जिंदगी याद रहेगा। बहुत सीखा मैंने उनसे। सबा, आपने उनके साथ फिल्म की हिंदी मीडियम, उसको बड़ी पजीराई हासिल हुई, सिनेमाज में भी लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। उसके हवाले से कुछ बताइएगा, कैसा साथ रहा आपका इरफान खान के साथ एज एन एक्टर, कैसा पाया आपने उनको? मैंने आपको बताया ना कि बहुत कमाल एक्टर थे, सभी जानते हैं। हमने बचपन से उनका काम देखा है, देखते आए हैं, बड़े हुए हैं। और जब मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की। जब मैंने काम किया तो लगा जैसे सब मिल गया। और कुछ ऐसी यादें हैं हमारी जो मैं सारी जिंदगी याद रखूँ। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है मैंने। वो 2 मंथ्स जो मैंने दिल्ली में शूटिंग के दौरान उनके साथ गुजरे, और उसके बाद अब जब मिले सॉन्ग्स की शूटिंग हमने तबलीसी में की। I'll always remember that experience. Yeah. सबा, आप बहुत शौक में, ना सिर्फ आप शौक में, आपने उनके साथ काम किया है, जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल गिरफ्तार है इस वक्त। सबा, आपकी लास्ट में, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी लंबी अलालत गुजारी है, आपकी ज़रा उनसे बात हुई? इनकी आ रही थी। सबा, ये बताइएगा आखिरी आपको क्या याद पड़ा है कि आपकी इरफान खान साहब से क्या बात हुई होगी? इरफान खान साहब के साथ मेरी लास्ट बात वो लास्ट शूट पे ही हुई थी। आखिरी दिन था, क्योंकि उसके कुछ अर्से के बाद उन्हें जो डायग्नोज हुआ था प्रॉब्लम, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो चले गए थे। फिर मेरा प्रोडक्शन हाउस के साथ राब्ता रहा है, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेती रहती थी कि कैसे हैं। काफ़ी तकलीफ में थे, ट्रीटमेंट चल रहा था। कल रात मुझे याद है मैंने एक न्यूज़ देखी थी उनकी कि शॉर्ट ब्रेथ थे, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं दुआ करके सोई थी सुबह सहरी में ना, तब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी। तो मैं कल रात उनके लिए स्पेशली दिल से दुआ करके सोई थी कि अल्लाह इन्हें सुकून दे, आराम दे और ये बेहतर हो जाए। सुबह जब मैं उठी हूँ, आई वाज शॉक्ड। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मुझे बहुत टाइम लगा अपने आप को लाइक थोड़ा नॉर्मल करने में। उसके बाद फिर मुझे इंडिया से कॉल्स आ रही हैं, हर जगह से कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आए हैं। बट दैट्स वेरी सैड, दैट इज वेरी सैड। या सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और डेफिनेटली फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मैं जहाँ जहाँ फिल्म फ्रेटर्निटी से रिलेटेड लोग मौजूद हैं उनके लिए आज एक अफसोसनाक दिन है। लेकिन जब पिछले साल उन्होंने अपनी इतना लंबा टाइम गुजारा अलालत का, तो उन्होंने उसमें एक बड़ा खूबसूरत एक जो अपनी राइटिंग थी वो शेयर की थी। उस राइटिंग में उन्होंने बोला था कि इंसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, लेकिन दरमियान में एकदम आपके कंधे पे आके कोई हाथ रख देता है। जब आप मुड़ के देखते हैं तो आप उनसे वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं भाई मेरे आगे तो ये चीज़ें पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारा प्लान है, लेकिन तुम किसी और बड़े प्लान का हिस्सा हो। लेकिन जब वो रिकवर हो गए, ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद उनका एक और अभी इनकी नई फिल्म आई, इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम का नाम था, तो उसकी प्रमोशन नहीं कर सकते थे बिकॉज ही वॉज नॉट वेल। एक उन्होंने वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज दिया था, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां बंद हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मौके पर साबिक अजीम खिलाड़ियों की खिदमत से फ़ायदा उठाने का फैसला किया है। जी जनाब, इस वक्त हमें इसी हवाले से ज्वाइन कर रहे हैं माजी के मशहूर क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। उनको भी गुफ्तगू करेंगे, मगर इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं। एंड विदाउट मच अडू सीधा चलते हैं जनाब माजी के शानदार विकेट कीपर बैट्समैन जनाब राशिद लतीफ़ साहब हमें इस वक्त फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, में वक्त देने के लिए। राशिद भाई, पहले तो ये बताइएगा कि आपने आज एक सेशन लिया भी है नए आने वाले विकेट कीपर्स के साथ, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और साथ में विकेट कीपर के साथ कोचेस भी थे, मिसबा उलक या वकार यूनुस या शाहिद असलम। उनके लिए भी थोड़ा सा था, क्योंकि विकेट कीपिंग ऐसी जॉब होती है जिसको जो हेड कोच होता है या कोचेस होते हैं वो निगलेक्ट करते हैं विकेट कीपर को, क्योंकि इतनी मालूमात इतनी नहीं होती है कोचेस के पास, ना इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना मैनुअल होता है। तो उसको पहले हमें कोचेस को समझाना पड़ता है कि किस तरह से आप विकेट कीपर के साथ काम करेंगे। और 3 विकेट कीपर मौजूद थे, रोहेल अंडर 19 के, सरफराज और साथ में रिजवान,
एक्सपीरियंस विकेट कीपर दोनों आपको पता ही है। तो अच्छा सेशन रहा, जबरदस्त रहा। अच्छा, कितना मुआवन साबित होगा? जैसे हमने पहले देखा कि पहले ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट भी हुआ और उसके बाद अब ऑनलाइन कोचिंग का टेस्ट भी, कोचिंग भी हो रही है। होना तो चाहिए, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी पुरानी ये बताने के लिए बैठ जाऊं कि हम ऐसा खेला करते थे, वो डिफरेंट चीज है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में कैसे क्रिकेट खेली जाती है या जो रिसर्च क्या कहती है, वो अगर हम फॉरवर्ड करें पीसीबी को, एनसीए को, कोचेस को, प्लेयर्स को, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मेरी भी कोशिश यही थी कि जो चीज मॉडर्न डे क्रिकेट में विकेट कीपिंग में जो चेंजेस आई हैं, 3 फॉर्मेट है, T20, वनडे और टेस्ट मैचेस, तीनों डिफरेंट हैं। इसमें विकेट कीपिंग डिफरेंट तीनों मौकों पे की जाती है, तो एनर्जी, मेंटल टफनेस, सारी चीजें अलग अलग हैं। तो वो मैंने पास कर दिया इनको, जो डॉक्यूमेंट तो पीसीबी के हवाले कर दिए, उस पर वो आगे काम कर सकते हैं फर्दर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी राशिद भाई, और हम उम्मीद करते हैं ये सेशंस कामयाब। लॉकडाउन है, क्या करें जनाब, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदानों को और खिलाड़ियों को ट्रेंड भी रखना और आबाद भी रखना है। मस्ट गो ऑन। और हमने देखा है कि बड़े अच्छे तरीके से पहले ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट भी हो रहे थे, अब ऑनलाइन कोचिंग भी हो रही है, सो विच इज़ वेरी गुड स्टेप बाय पीसीबी। ये तो अच्छी बात है, इसको हम रोड से करेंगे। जा रहे हैं जी, क्योंकि आप लोगों से इजाज़त देने का टाइम हो गया, लेकिन दिल गिरफ्तार ना हो। इंशाल्लाह कल आपसे फिर शाम 4 बज के 3 मिनट में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।